हाय एवरीवन। वेल, तो मैं अनुज मिश्रा आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम डेली 3 पैसेजेस क्लैट क्वांट के पर्पज से सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से 3 पैसेजेस करने वाले हैं लगभग। तो आप इसके साथ प्रैक्टिस करिए, और जो भी डाउट्स या प्रॉब्लम्स लगती हैं तो आप शेयर कर सकते हैं ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पैसेज को प्रॉपरली रीड कर लेते हैं बेटा। पैसेज को रीड करना है। क्या दिया हुआ है? मल्टीनेशनल कंपनी, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज इज 5:3। देयर आर 3 पोस्ट इन कंपनी, engineer and manager. Among the male employees 60% are engineers, while among the male employees 40% are engineers. Additionally, 20% of the male engineers and 50% of the female engineers hold managerial positions as well. ये बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब क्या है इसको समझिए आप। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई एक कैटेगरी तो दी हुई है, मैनेजर, इंजीनियर और मैनेजर, 2 कैटेगरीज दी हुई हैं आपको। अब उसमें भी क्या है भाई, मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है। अब इस सब के बावजूद यहाँ पे क्या हुआ, इंजीनियर और मैनेजर्स में से ही, तो उसने क्या बोला आगे आगे, एडिशनली 20% of male engineers and 50% of the female engineers hold managerial positions। यानी ये वो लोग हैं जो इंजीनियर और मैनेजर दोनों का काम कर रहे हैं ना। इसलिए यहाँ पे बोला गया है देयर आर 3 पोस्ट। वो 3 पोस्ट करके कुछ भी नहीं, पोस्ट तो 2 ही है। वास्तविकता में क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैनेजर और इंजीनियर दोनों का काम कर रहे हैं ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। द रिमेनिंग एम्प्लॉइज आर मैनेजर ओनली। देयर आर 240 फीमेल एम्प्लॉइज। ये की पॉइंट है बेटा कि आगे जाके हम इस रेशो में कनेक्ट करेंगे, तभी हमें टोटल नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन मिलेंगे, मेल और फीमेल। चलिए आगे है, द कंपनी रिसेंटली हायर्ड 100 न्यू एम्प्लॉइज हु वर्क एज आइदर इंजीनियर और मैनेजर बट नॉट बोथ। यानी कि अब जो नए 100 एम्प्लॉइज उन्होंने हायर किए हैं, इसमें से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैन और मेल और फीमेल का, बट उसमें इंजीनियर और मैनेजर सेपरेटली रहेंगे, लेकिन दोनों काम करने वाले कॉमन वाले नहीं रहेंगे। आगे चलते हैं। रेशो ऑफ मेल टू फीमेल इज 3:2। इन 100 में भी मेल और फीमेल का रेशो क्या दिया है बेटा, 3:2। एंड द फीमेल इज इक्वली डिवाइडेड ऑन बोथ द पोस्ट। यानी कि मैनेजर और दोनों में जो भी फीमेल आएंगी इस 100 में से, ऐसे फीमेल इंजीनियर और मैनेजर दोनों सेम है ना, उनकी नंबरिंग सेम। अमंग न्यू मेल हायर्स 70% आर इंजीनियर, है ना। अब यहाँ पे जो मेल हायर किए गए हैं उनमें से 70% क्या है, इंजीनियर्स। अब ये सारी हमारी इंफॉर्मेशन है, और इसको हमें अरेंज करना है टेबुलर फॉर्म में, या जो भी हमको मोस्ट फीजिबल पैटर्न लगेगा, इस तरीके से भी हम डेटा को बेहतर तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैनेज कर सकते हैं, वो करेंगे। और उसके बाद फिर हमें इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, की पॉइंट मिला मुझे कि भाई ये जो रेशो है 5:3, ये क्या है, मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज का रेशो। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना लेता हूं जिसमें क्या रख लेता हूं, इधर लिख लेता हूं मेल फीमेल। ओके, फिर न्यू हायरिंग, न्यू हायरिंग, हायरिंग में मेल और फीमेल, और उसके बाद इंजीनियर, मैनेजर, मैनेजर, और फिर
both यानी कि दोनों, इस तरह से। अभी इस तरह से मैंने कुछ टेबल का फॉर्मेट ले लिया, देखते हैं आगे क्या कैसे क्या करना है। अब दिया क्या है बेटा, ये देखो, ठीक है ना, क्या है कि मेल और फीमेल का रेशो है 5:3। और यहाँ पे बेटा एक बहुत अच्छी चीज, देयर आर 240 फीमेल एम्प्लॉइज। बेटा अगर रेशो 5:3 है ना, मेल और फीमेल का, ठीक है ना, मेल और फीमेल का रेशो कितना दिया है, पूरे 5:3। तो यहां पर फीमेल की काउंटिंग दी हुई है बेटा, कितना, 240। इसका मतलब रेशो में 3 और ओरिजिनली 240 यानी मल्टीप्लाई बाय 80। तो बेटा इस तरह से अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, 400 आ जाएगा, 400। तो इससे हमें पता चला गया कि इनिशियली मेल जो थे, ओके, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं पहले, और यहां से ले लूंगा मैं सीनियर मैनेजर और बॉथ दोनों, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि इनिशियली मेल कितने हो गए बेटा, 400, फीमेल कितने हो गए बेटा, 240, ठीक है। न्यू हायरिंग में टोटल कितने थे बेटा, 100 थे, और उसमें भी मेल और फीमेल का रेशो क्या है, 3:2, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं यहीं पे, 3:2। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 5 दिया है 100, 20 टाइम्स, तो 23 जा 60 और 22 जा 40। तो ये न्यू हायरिंग में मेल और फीमेल कितने हो गए बेटा, 60 और 40, है ना। न्यू हायरिंग में मेल और फीमेल कितने हो गए, 60 और 40। अब यहां पे सोचते हैं अपन, ठीक है, अमंग द मेल एम्प्लॉयज 60% आर इंजीनियर। अब बेटा मेल कितने हैं, 400, मेल कितने हैं, 400, और उस 400 में से 60% जो है वो क्या है, इंजीनियर। अब 400 का 60% बेटा 240 होता है, 240। और आगे क्या दिया है, while among the female employees 40% are engineers। तो बेटा इंजीनियर 24 4 जा 96, कितना आ जाएगा, 40%, फीमेल का 40%, तो फीमेल टोटल कितनी है बेटा, 240, 240 का 40%, जीरो से जीरो गए परसेंटेज में, और 24 4 जा कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। हमने कहां तक फिनिश कर लिया बेटा, यहां तक। आगे चलें, एडिशनली 20% ऑफ द मेल इंजीनियर्स। अब मेल इंजीनियर कौन है बेटा, 240 है ना, इसका 20% क्या है, एंड 50% ऑफ द फीमेल इंजीनियर होल्ड मैनेजरियल पोजीशन एज वेल। यानी कि इनके मेल का 20%, मेल इंजीनियर का 20%, है ना, मेल इंजीनियर का 20% और फीमेल इंजीनियर का 50%, क्या बनते हैं, दोनों, है ना, मैनेजर भी है। तो 240 का 20% बेटा 48, और 96 का 50%, 96 का 50%, बेटा 96 का 50% भी कितना होता है, 48। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर 400 में से 240 इंजीनियर है तो बचे हुए क्या होना चाहिए, मैनेजर, बचे हुए क्या होना चाहिए बेटा, मैनेजर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 160, और 240 में से अगर 96 फीमेल इंजीनियर है तो बचे हुए, अब 240 में से 100 घटा दो, 144 एक्स्ट्रा में 144, ये कितना आ जाएगा, 140। अब जब नीचे पहुंचे, कंपनी हायर्ड रिसेंटली 100, तो इसमें क्या बोला उसने कि भाई दोनों काम करने वाले नहीं है, या तो इंजीनियर है या फिर मैनेजर। तो फिर क्लियर दिया है उसने, फीमेल इज इक्वली डिवाइडेड, फीमेल इज इक्वली डिवाइडेड। तो बेटा फीमेल
क्या है 40 है, तो 20-20 डिवाइड हो जाएंगी। फीमेल इज इक्वली डिवाइडेड। मेल कितना है 70% इंजीनियर जो न्यू हायरिंग हुई है, तो 70% अगर इंजीनियर है तो 7 6 42, बचे हुए कितने बेटा 18, तो 18 यहाँ आ जाएंगे। अब ये इस तरह से हमारी कैलकुलेशन टेबल बन चुकी है ना। इसके अलावा अभी हमारे पास और कुछ भी नहीं दिया है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, थोड़ा सा सेट थ्योरी को भी समझना होगा। सेट थ्योरी को कैसे, देखो बेटा मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इंजीनियर मैनेजर और बॉथ। तो अभी मैं मेल के लिए बात कर रहा हूँ, इंजीनियर मैनेजर और बॉथ। तो दोनों कितने हैं बेटा 48, दोनों कितने हैं 48। अब टोटल इंजीनियर कितने हैं 240, 240 में से 48 गया तो कितना बचेगा बेटा, तो 240 में से पहले 40 गया 200, 200 में से 8 गया 192, तो केवल इंजीनियर कितने हैं 192। मेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। और तो और 96, सॉरी अभी क्या है मेल इंजीनियर। अब मेल मैनेजर 160, 160 में से 48 गया तो 160 में से बेटा 50 घटा दो 110, तो 112, है ना। तो ये मेल इंजीनियर और मैनेजर कितने थे ओनली, ठीक है ना 192 और 112। ऐसे ही फीमेल का भी रहेगा, ऐसे ही क्या रहेगा फीमेल का भी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओनली, ये डेटा हम किसके लिए लिख रहे हैं ओनली के लिए। ओनली इंजीनियर 192, ठीक है। ओनली मैनेजर कितना आ जाएगा 112, ये हमने अभी निकाल लिया। सिमिलरली अगर हम वुमेन के लिए बात करें तो 96 में से 48 गया तो 48, और 144 में से 48 गया तो 96, ठीक है। अब ये डाटा क्या आ गया कि सिर्फ इंजीनियर और सिर्फ मैनेजर, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कॉमन भी है ना दोनों में, ओके। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी आफ्टर द हायरिंग। बेटा हायरिंग करने के बाद टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए, बेटा शुरू में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 240 प्लस 160, सॉरी यहां से थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्या समझ में आ जाए। देखो ये रहे 400, है ना, कितने 400, 240, 400 और 240 कितना हो गया बेटा 640, और नई हायरिंग कितनी है, नई हायरिंग है 100, तो 640 प्लस 100, तो इसका आंसर आएगा, शुरू इनिशियली थे 640 और बाद में कितने हो गए 100, तो कितना हो गया टोटल 740। ये पहले वाले का आंसर आ जाएगा बेटा, है ना, पहले वाले का आंसर आ जाएगा। पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा 740, यस दिस वन, ठीक है, पहले वाले का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, among the newly hired employees what percentage of them are female engineers। जो नए हायर किए हैं उनमें से फीमेल इंजीनियर कितने हैं, है ना। among the newly hired employees यानी कि 100, उस 100 में से फीमेल इंजीनियर्स कितने हैं बेटा, हमें बिल्कुल टेबल में क्लियर दिख रखा है फीमेल इंजीनियर ये 20। अब ये 20 टोटल कितने थे 100, 20 100 का कितना परसेंट है, तो 20 100 का कितना परसेंट, तो इंटू 100%, वैसे हम जानते हैं 100 में से निकाल रहे हैं तो 20% ही होगा। 20 100 का कितना परसेंट है 20%, तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा बी 20%, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हायरिंग 50% ऑफ द टोटल मेल इंजीनियर प्लस मैनेजर, यानी कि जो दोनों का काम कर रहे थे उनका 50%, मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है, इनको प्रमोट करके क्या कर दिया, मैनेजर पोजीशन पे दे दिया, यानी कंप्लीटली मैनेजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। याद रखना 50% 50%, 50% मेल और 50% फीमेल, है ना, दोनों को। अब इस लाइन का पहले पूरा मतलब समझिए कि भाई जो व्यक्ति शुरू में दोनों काम यानी दोनों पोस्ट संभाल रहे हैं, यानी कॉमन है, उनकी जितनी भी जनसंख्या है मेल में भी और फीमेल में भी, उनका 50-50% कहाँ कन्वर्ट कर दिया है बेटा, मैनेजर में, प्रमोट करके क्या कर दिया उनको, मैनेजर। तो क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल मैनेजर ओनली, मेल मैनेजर ओनली, फीमेल मैनेजर ओनली, ठीक, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए देखते हैं बेटा, डेटा क्या दिया है हमारा, देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। बेटा देखो, दोनों काम करने वाले मेल ये रहे और फीमेल ये रहे, इसका 50% यानी 24 और इसका भी 50% यानी कि 24, ठीक है, इनको प्रमोट करके कहां कर दिया है, मैनेजर पे। तो 48 का 50% कितना हो गया, 24, ये मैनेजर में प्रमोट हो गया मेल, और 48 का 50% यानी 24, ये काय में कन्वर्ट हो गए, मैनेजर में। अब बेटा टोटल मैनेजर कितने हो गए, तो 112 प्लस 24 कितना हो गया बेटा, 140, और 96 प्लस 24 कितना हो गया, 96 प्लस 124 प्लस कितना हो गया, तो 130, तो कितना आएगा 14:13, है ना, 14:13। अब एक बार यहाँ पे चेक करेंगे, शायद कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है, बट कोई इशू नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल मैनेजर ओनली टू फीमेल मैनेजर ओनली, ओके ओके, तो यहाँ पे क्या है बेटा, 14:13 आना चाहिए, एक ऑप्शन को हम कन्वर्ट कर देते हैं 14:13, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिफोर द हायरिंग, बिफोर द हायरिंग यानी कि जब न्यू हायरिंग हुई, कितने एम्प्लॉइज की हुई है, 100 एम्प्लॉइज की। तो बिफोर द हायरिंग, if the company decides to equalize the ratio of male engineer and female engineer to 1:1 by hiring only female employees, how many new female employees should they hire? देखो क्या कर रहा है बेटा, बिफोर द हायरिंग एक कंपनी डिसाइड टू इक्वलाइज द रेशियो ऑफ मेल इंजीनियर एंड फीमेल इंजीनियर, तो मेल इंजीनियर एंड फीमेल इंजीनियर का रेशो क्या करना है उनको, 1:1। अच्छा, मेल इंजीनियर शुरू में थे कितने टोटल अगर देखे जाए, मेल और फीमेल इंजीनियर, तो मेल इंजीनियर है 240 और फीमेल इंजीनियर है 96। मेल इंजीनियर हैं कितने, 40, और फीमेल इंजीनियर कितने हैं, 96। अब वो बोल रहा है कि कितने बढ़ाए जाए, ये कितना बढ़ाया जाए कि रेशो क्या हो जाए, न्यू फीमेल एम्प्लॉय शुड दे हायर, है ना, तो कितनी फीमेल और हायर करना चाहिए कि टोटल नंबरिंग कितनी हो जाए, 240। ऑब्वियसली बात है 96 में कितना जोड़ दें कि क्या हो जाए, 240, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो भाई कुछ नहीं है, 246 में से 240 में से 96 घटा दो, कोई बड़ी बात नहीं, 144, 144, दैट्स इट, है ना, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, the company wants to maintain a ratio of 1:2 for male manager plus engineer and female manager plus engineer। अब बेटा मेल मैनेजर प्लस इंजीनियर, मैनेजर प्लस इंजीनियर, मेल कितने हैं बेटा, 48, फीमेल कितनी है बेटा, 48,
कॉमन वाले शुरू में कितने थे बेटा 48 48। अब वो क्या चाहता है कि इनका रेशो जो है वो 1:2 हो जाए। रेशो क्या हो जाए 1:2 हो जाए। अब ये 1:2 तभी हो सकता है जब इसमें कितना और जोड़ दिया जाए फीमेल में 48, कितना जोड़ दिया जाए 48, तभी रेशो 1/2 होगा। बाय प्रमोटिंग द फीमेल मैनेजर। ओके, अब टोटल फीमेल मैनेजर हैं कितने ये देख लीजिए। बाय टोटल फीमेल मैनेजर कितने बेटा 144। तो ऑब्वियस सी बात है जो 48 हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये जो 48 बढ़ा रहे हैं ये फीमेल मैनेजर में से आ रहे हैं क्योंकि है 144, है ना। वही 144 में से ये अगर रेशो को 1:2 बनाना चाहता है मैनेजर प्लस इंजीनियर का, मेल और फीमेल का, तो फीमेल कितनी बढ़ानी होगी उसको 48, और वो कहां से आएंगी मेल मैनेजर से प्रमोट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला उसने, आप देखो आप, व्हाट इज % ऑफ द फीमेल मैनेजर्स इज प्रमोटेड। तो फीमेल मैनेजर में से कितने फीमेल गई हैं 48, तो ये 48 इस 144 का कितना % है ये निकालना बेटा। ये 48 जो है 144 का कितना % है, ये हमारा क्वेश्चन। क्लियर है। अब 48 3 जा और 100/3 कितना होता है बेटा 33, 1/3 या 33.33%, क्या आंसर आ जाएगा। इस तरह से एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि वर्ड्स घुमाते हैं, है ना, वर्ड्स आपको घुमाते हैं, एकदम से क्लिक नहीं होते हैं। कैलकुलेशन तो छोटी बात है, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा डिमांड होती है, अदरवाइज सब कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पैसेज पूरा क्लियर हो गया है तो आप कैलकुलेशन भी बड़े आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे तब तक। चलिए एक बार रीड करते हैं। Two friends, Alice and Bob, decide to travel from city A to city B to attend a concert. City A and city B are 400 kilometers apart. Alice starts from city A on her motorcycle and travels towards city B at an average speed of 80 km per hour. Average speed of 80 km per hour. अब यहाँ पे मैं क्या छोटी छोटी चीजें मार्क कर दूंगा कि जैसे ए और बी जो प्लेसेस हैं वो कितनी दूरी पर है बेटा 400 किलोमीटर। ए मोटरसाइकिल से जा रही है और सिटी बी की तरफ, और स्पीड कितनी है उसकी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 1 आवर, है ना, या 1 आवर लेटर बॉब स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए। अब उसी सिटी ए से बॉब ने भी स्टार्ट किया क्योंकि ए और जो एलिस और बॉब है वो एक ही जगह पे रहते हैं, तो बॉब ने 1 घंटे बाद स्टार्ट किया एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इसकी एवरेज स्पीड एलिस से ज्यादा है, पर याद रखना दिमाग में ये 1 घंटे बाद निकला, ये स्टार्टेड आफ्टर 1 आवर, है ना। आफ्टर रीचिंग सिटी बी, अब सिटी बी पर पहुंच गए। एलिस एंड बॉब कंटिन्यू देयर जर्नी टू सिटी सी। अब इसके बाद बी पर पहुंच गए, तो दोनों पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने सिटी सी के लिए जर्नी स्टार्ट की, और वो कितनी है 120 किलोमीटर अवे। अब बी से सी तक जो अनदर डिस्टेंस है इट इज 120 किलोमीटर। देन व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन, this leg of the trip they face alternating speed limits due to road condition। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ इंग्लिश का टेक्निकली नहीं सोचना है, बस इतना देखना है कि आगे जाके उनकी स्पीड क्या है फिक्स नहीं चल रही। जैसे यहाँ पे अभी क्या है
80 और 100 चल रहा था। अब यहाँ पे ट्रैफिक या रोड कंडीशन जो है उनके कारण उनकी स्पीड फिक्स नहीं है। बस इतना। देखते हैं आगे। फॉर द फर्स्ट 40 किलोमीटर्स, अब बेटा फर्स्ट 40 किलोमीटर्स किसके, ये जो टोटल डिस्टेंस आगे की थी ना बेटा बी और सी की, उसी पहली 40 किलोमीटर दे कैन ओनली ट्रेवल एट 70 किलोमीटर पर आवर। यहां पे बेटा दोनों की बात कर दी, दे मतलब वे दोनों, दे कैन ट्रेवल ओनली एट 70 किलोमीटर पर आवर, यानी दोनों के लिए ही एवरेज स्पीड इस 40 किलोमीटर के लिए कितनी थी, 70। सिमिलरली आगे दिया हुआ है, फॉर द नेक्स्ट 40 किलोमीटर स्पीड लिमिट इंक्रीजेस 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीड लिमिट कितनी हो गई, या एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 100 किलोमीटर पर आवर। एंड फॉर द फाइनल 40 किलोमीटर्स, आखिरी 40 किलोमीटर्स के लिए क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड टाइम बेस्ड पजल है ये, या पैसेज है, केस स्टडी भी बोल सकते हैं हम इसको, और कैलकुलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम डेटा को प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं बेटा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमें इसको प्रॉपर लिखना होगा डायग्राम के थ्रू। ठीक है, क्या कि ए से बी तक और फिर बी से, ए से बी कितनी दूरी है बेटा, 400 किलोमीटर, ये है 400 किलोमीटर, ए बी, और फिर बी से सी जो है वो इक्वली डिवाइडेड है, 40 40 40 40 एंड 40 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर। अब ए से बी तक जाने में इनकी एवरेज स्पीड, ठीक है ना, तो एलिस चली और उसकी स्पीड कितनी है बेटा, 80 किलोमीटर पर आवर, एलिस 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर, और आफ्टर 1 आवर बॉब की स्पीड कितनी है बेटा, 100 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद दोनों की एवरेज स्पीड जो फर्स्ट 40 किलोमीटर के लिए दिए हुए हैं 70, यहाँ पे 70, फिर कितनी हो जाती है 100 100, और फिर कितनी हो जाती है 50। ये है पूरा डायग्राम। डायग्राम से क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी क्वेश्चन के ऊपर। अब इससे ज्यादा भी मुझे कुछ दिया नहीं गया और मैंने इतना ही नोट कर लिया, बाकी देखेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही हम वर्क करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम आफ्टर बॉब्स डिपार्चर विल बी ही कैच अप टू एलिस, यानी कि बेटा बॉब जब चलना शुरू करता है, अब यहां से आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि जब बॉब चलना शुरू करता है तो बॉब एलिस की कंपेयर में कितने, 1 घंटे बाद चलना, तो कितना बोल रहा है कि कितने टाइम बाद बॉब उसको पकड़ लेगा। जब बॉब ने चलना स्टार्ट किया तो कितने टाइम बाद बॉब पकड़ लेगा एलिस को, है ना। अब यहाँ पे बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के, वैसे तो आपको पता होंगे, बट फिर भी मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बता देता हूँ जो आपके फ्यूचर के लिए काम आएंगी। पहले चूंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस आया है मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा छोटी छोटी चीज, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग, देखिए ये सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पर मैं यहाँ पे कुछ खास बता देता हूँ आपको कि जब दो अलग अलग केसेस में स्पीड बराबर हो, जब दो अलग अलग केसेस में स्पीड इक्वल हो तो दोनों केसेस में डिस्टेंस और टाइम का रेशो बराबर होता है। ठीक है, स्पीड फिक्स हो तो दोनों अलग अलग केसेस में, या दो अलग अलग पर्सन की भी बात हो रही हो तो दोनों अलग अलग पर्सन की डिस्टेंस और टाइम का रेशो बराबर होता है। और ये हमें एक और रिलेशन पे ले जाता है, इस सिचुएशन में जो डिस्टेंस का रेशो होगा उनके द्वारा कवर की गई वही उनके टाइम का भी रेशो होगा। ठीक है, तो ये बात, ये फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये रिलेशंस आप याद रखना कि आपके बहुत सारी जगह पे काम आता है, शॉर्ट ट्रिक काम कर जाती है। ऐसे दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
तब हम कह सकते हैं कि अगर दो अलग अलग सिचुएशन में या दो अलग अलग पर्सन के केस में डिस्टेंस सेम कवर्ड हो तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई दोनों अलग अलग केसेस में बराबर होता है। और इससे हम एक चीज और निकाल सकते हैं, S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का जो रेशो है दो अलग अलग केसेस में, टाइम का रेशो जस्ट उल्टा होगा। स्पीड के रेशो के उल्टा होगा टाइम का रेशो, इनवर्स हो जाता है। देख रहे हैं आप। एंड द थर्ड केस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा। तो अगर दो अलग अलग सिचुएशन में, चाहे वो पर्सन हो या केस हो, अगर टाइम सेम लग रहा है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम होता है दोनों अलग अलग केस में। और इससे एक चीज और समझ में आती है कि डिस्टेंस का रेशो ही स्पीड के रेशो के बराबर होता है। अब मैं पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस तो आपको पढ़ा नहीं रहा था, बस छोटे से कुछ रिलेशंस हैं, अगर आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं तो ये मेरा काम है बेटा, मैं आपको उनको थोड़ा सा बता दूं। ठीक, चलिए अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते बेटा। देखिए क्या है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ रहा होता है, कैच कर रहा होता है, तो लगा हुआ समय क्या होता है, बराबर होता है। या फिर हम ये कहें कि भाई जितनी डिस्टेंस पहले वाले ने कवर की होगी उतनी डिस्टेंस दूसरे वाले ने, है ना। तो डिस्टेंस तो दोनों ने सेम कवर की होगी, बस टाइम और स्पीड का मामला है। ऑब्वियसली हमने देख रखा है कि बॉब की स्पीड ज्यादा है एलिस से, ठीक है। तो भले ही वो 1 घंटा लेट चला हो बॉब, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है बेटा, 100, जबकि एलिस की स्पीड कितनी थी, 80। तो ऑब्वियस ही बात है बॉब उसको कैच करेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ा सा सोचिए, यहां से पहले एलिस चली, सपोज यहां तक पहुंची, और फिर चला बॉब, बॉब भी यहां पहुंचा, ठीक है ना। अगर उसने इसको पकड़ लिया है एलिस को, बॉब ने, तो एलिस की स्पीड कितनी थी बेटा, 80 किलोमीटर पर आवर, और बॉब की स्पीड कितनी थी बेटा, 100 किलोमीटर पर आवर। एक चीज याद रखना, अगर एलिस 1 घंटे पहले से चल रही है तो बॉब ने जब शुरू किया होगा तो उससे ज्यादा 1 घंटा ज्यादा लिया होगा ना एलिस ने यहाँ पहुंचने में। अगर सपोज यहाँ से यहाँ तक बॉब को पहुंचने में लगा है T आवर्स, तो एलिस ने कितने लिए होंगे, T+1 आवर, क्योंकि ये तो इससे 1 घंटे पहले से चल रही है ना। बॉब ने तो 1 घंटे बाद स्टार्ट किया था। और अगर आप एलिस का टाइम टी लेंगे तो बॉब का टाइम क्या लेंगे फिर, T-1, क्योंकि उसने 1 घंटे बाद चलना स्टार्ट किया। अल्टीमेटली इन दोनों के टाइम का डिफरेंस आपको 1 आवर दिखाना होगा। वो टी आप किसी को भी ले लो, उसके अकॉर्डिंगली दूसरे को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब डिस्टेंस तो सेम है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था बेटा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यानी कि स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई दोनों केसेस में क्या रहेगा, बराबर। तो बेटा इसकी स्पीड और ये टाइम 80T+1, और इसकी स्पीड और टाइम 100T, तब 24 जा और 25 जा, है ना। तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों, 4T+4 इज इक्वल टू 5T। अब ये 4T उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5T में से 4T गए तो T मिला कितना, 4, और T हमने किसका टाइम लिया था, बॉब का। तो क्वेश्चन क्या था आपका, कि भाई बॉब के डिपार्चर के समय से देखा जाए तो बॉब कितनी देर बाद एलिस को पकड़ लेगा। तो कितना आ गया बेटा, 4 आवर्स। कितनी देर बाद पकड़ लेगा, 4 आवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाउ फार फ्रॉम सिटी ए विल एलिस बी व्हेन बॉब कैचेस अप टू हर। अभी हमने निकाला भाई कि टी टाइम यानी 4 आवर्स में बॉब को कितना टाइम लगा था, 4 आवर्स। इसका मतलब एलिस को कितना लगा था, 5 आवर्स, T+1 था।
ठीक है। अब हम किसी की भी स्पीड में अगर ये टाइम का मल्टीप्लाई कर लें तो डिस्टेंस भी निकल आएगी कि किसने कितनी डिस्टेंस की, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों ने सेम कवर की है। अब आप देख लीजिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिस निकालना है अगर, कि भाई कितनी दूर बाद ये पकड़े गए, दोनों एक ही टाइम पे पहुंचे, तो 5 इंटू इसकी स्पीड कितनी है बेटा 80, यानी 400 किलोमीटर। और बॉब के हिसाब से निकालना है तो भी वही आंसर आएगा बेटा, 4 इंटू इसकी स्पीड कितनी 100, 400 किलोमीटर। अल्टीमेटली मैंने कहा था ना कि दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किए, तो 400 किलोमीटर ही आएगा बेटा, ये आ गया आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the average speed of Alice and Bob for their trip from city B to city C? बेटा सिटी बी और सिटी सी के लिए अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा केस लग जाता है। वो क्या है कि जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो, जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो तो एवरेज स्पीड के केस में, एवरेज स्पीड के केस में डिस्टेंस का मतलब नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि 40 40 40 तीन अलग अलग डिस्टेंसेस दी हुई हैं आपको, है ना। आखिरी 120 किलोमीटर के लिए कहानी क्या थी, ये टोटल 120 किलोमीटर को तीन अलग अलग भागों में बांट दिया था उसने, ठीक है। और स्पीड क्या दी हुई है यहाँ पे आपको, 100 80 100 और 50, इस तरह की स्पीड दी हुई है ना। एवरेज स्पीड जो है उनकी कम हो गई थी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इनकी एवरेज स्पीड कितनी है, मतलब स्पीड क्या दी हुई है, तो वो देख लेते हैं। 70 है, सॉरी, तो 70, तो तीन अलग अलग स्पीड कितनी है बेटा, 70 किलोमीटर पर आवर, फिर 100 किलोमीटर पर आवर और फिर 50 किलोमीटर पर आवर। तो 3 अपॉन में 1/70, डिस्टेंसेस लेने की जरूरत नहीं है, 1/में 100 और 1/में 50। अब हमें इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी, हालांकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और डिस्टेंस क्या है इक्वली डिवाइडेड है, इसलिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब चलिए 70 100 और 50 का एलसीएम 700 आएगा, तो 700 को मैं ऊपर रख देता हूँ, 700 को रख दिया मैंने ऊपर। अब 70 से 700 10 टाइम्स, 100 से 700 7 टाइम्स और 50 से 700 14 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा बेटा 2100, 2100, ये कितना आ जाएगा बेटा 31। अब 31 से 2100 को अगर हम डिवाइड करते हैं, एक सेकेंड, थर्टी 2100 को हम 31 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम जाएगा पहले, ठीक है, तो 6 186, हालांकि 68 समथिंग आना चाहिए कि बहुत कम है, अगर हम इसको 30 मान लेते थोड़े के लिए तो 70 करीब आ जाता, तो 70 से थोड़ा सा ही नीचे, तो 70 से थोड़ा नीचे 68.2 भी है और 67.8 भी है। बस यही दोनों ऑप्शन अगर बहुत क्लोज नहीं होते तो मैं डायरेक्ट अजम्पशन मार देता बड़े आसानी से, पर अभी कर लेते हैं भाई 240, ठीक है ना। तो 7 टाइम्स, तो 7 और 3 7 जा 21, कितना बचा बेटा 23, ठीक है 23। अब हम जानते हैं 67 पॉइंट समथिंग जो है वो एक ही ऑप्शन है अपना, कुछ और ज्यादा सोचने की
जरूरत ही नहीं है ना। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई बेटा 67.8। ऑप्शंस का इस्तेमाल करते रहें, अपने आप को अवेयर रखें, आईज ओपन रखें बिल्कुल, कि भाई कहीं पे भी अगर कुछ कैलकुलेशन कम करने का ऑप्शन मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, टाइम बचेगा। यहां तक हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडरिंग 360 किलोमीटर डिस्टेंस। अब याद रखना वो पुराना 400 का कोई मतलब नहीं, अभी क्या मान के चल रहे हैं कि 360 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस है तो आफ्टर ट्रेवलिंग 70% ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू बी at their normal average speeds, both Alice and Bob reduce their speed by 30% for the remaining 30% of the journey. What is the difference between their average speeds for the entire journey? तो उनकी एवरेज स्पीड में डिफरेंस क्या होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, एग्जाम में याद रखना कि जब आपको लगे कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन, भले ही आपको पूरा आता है, तो इन क्वेश्चंस को आप फॉर द नेक्स्ट स्किप कर सकते हो। कारण है उसका, अगर एक क्वेश्चन आपका आगे के 3 क्वेश्चन का टाइम स्पेंड करवा रहा हो या कंज्यूम कर रहा हो तो आगे के 3 क्वेश्चन करना ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू दिस वन, है ना। लेकिन अभी तो हमें करना है तो हम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पुराने क्वेश्चन से बस स्पीड का मामला रह गया है, डिस्टेंस उसने न्यू दे दी है ना, डिस्टेंस तो अपने को न्यू दे दी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कंसीडरिंग 360 किलोमीटर डिस्टेंस, बेटा ये डिस्टेंस हमने कितनी ले ली 3 किलोमीटर। अब इसमें बेटा क्या बोल रहा है, 70% डिस्टेंस कवर करने के बाद, है ना, 70% डिस्टेंस, तो एलिस की अपनी एवरेज स्पीड कितनी थी बेटा 80। अच्छा पहले 70% डिस्टेंस इसकी निकाल लेते हैं, ठीक है। 70% डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, तो 7 6 42, 7 3 21 और 4 252, ये 252 किलोमीटर हो जाएगी। अब 252 गया तो बचा कितना, है ना, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो 253 110 108 हो जाएगा बेटा, है ना, 108। तो बेटा 70% डिस्टेंस ये रही और 30% डिस्टेंस ये रही। अब वो क्या बोल रहे हैं, एलिस जो जिसकी स्पीड कितनी थी बेटा, एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और फिर बॉब जिसकी एवरेज स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये इतनी डिस्टेंस तो अपनी ओरिजिनल एवरेज स्पीड से ही कवर करते हैं, लेकिन बाद के 108 किलोमीटर के लिए इनकी स्पीड कितनी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है 30%। अब बेटा 30% अगर रिड्यूस हो गई तो बची कितनी 70%, तो 7 8 जा 56 किलोमीटर पर आवर, और इधर 30% करी तो 70%, तो 70 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब ये अपना पूरा डेटा मैंने एनालाइज करके रख लिया, है ना। और मैंने क्या कहा था कि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि इसके बाद इनकी क्या है, पूरी एवरेज स्पीड का भी डिफरेंस निकालना है बेटा, डिफरेंस ऑफ देयर एवरेज स्पीड। अब बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई एल एच की एवरेज स्पीड निकालना है अगर मुझे, मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो 360 हो गई, लेकिन टोटल टाइम, तो टाइम डिस्टेंस अलग अलग बटी हुई है, तो 252 को 80 की स्पीड से, ठीक है, और 100 80 की स्पीड से, और 108 किलोमीटर को 56 की स्पीड, 108 को 56 की स्पीड से। ऐसे ही बॉब की बात करें,
तो बॉब ने 360 किलोमीटर जो कवर किया है, तो आधा हिस्सा 100 की स्पीड से यानी कि 252 100 की स्पीड से, और 108 70 की स्पीड। अब बेटा सबसे पहले हमको क्या करना है, इन दोनों की ये स्पीड निकालना है और उसके बाद उनका सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई इनकी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 4 से कैंसिलेशन कर लेते हैं भाई, 4 से 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 से 20, और यहाँ पे 4 से हो पाएगा, यस, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 27, और 4 8 जा 50, सॉरी 4 से 14 जा, 8 जा नहीं होगा, 14 जा, ठीक है। इस तरह से अब इनके एलसीएम वगैरह अगर हम लें तो थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे भी स्किप करने लायक है। तो 63/20 जो है वो कितना हो जाएगा, 3.15, और ये 27/14 कितना हो जाएगा, 1.93 अप्रोक्स। अब अगर हम दोनों को ऐड कर लें, दोनों को क्या कर ले बेटा, ऐड, तो 538 9110 31415, 5.08, 360 को डिवाइड करें 5.08, तो कितना हो गया 70.86। इसका आंसर कितना आ गया 70.866 अप्रोक्स। अब ऐसे इसकी कहानी समझे, तो ये हो गया 2.52, ठीक है, और ये 70 से अगर 108 को डिवाइड करें तो 70 डिवाइडेड बाय 108, तो 7 1 जा 7, कितना आ गया बेटा 38, तो 7 5 जा 35, कितना बचा 3, 7 4 जा डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, 7 4 जा 28, तो 1.54 समथिंग आएगा, 1.54, कितना हो जाएगा 4 2 6 5 5 10 2 1 3 1 4, 4.06, तो 360 अपॉन 4.06, तो ये आ गया 88.67, 88.67। अब इन दोनों की एवरेज स्पीड का अगर हम डिफरेंस देखें तो लगभग 18 8 7 17.8 समथिंग, यस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्यों कहा था कि ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग रहेगा बेटा, है ना। तो अब सोचिए, अब अगर आप एक क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसकी बजाय तो आगे के 2-3 क्वेश्चन हो सकते थे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, उसको देख लेते हैं। If both Alice and Bob slow down by 20% after meeting due to heavy traffic, how long in total will it take them to from Bob's start to reach city B? अब बेटा एक चीज देखिए, आप बहुत अच्छे से थोड़ा वर्डिंग्स में घुमाया है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। If both Alice and Bob slow down by 20% after meeting due to heavy traffic, अब एक चीज बताओ, आफ्टर मीटिंग तो मिले कब वो, आपको पता है ना, पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया था कि वो कब मिलते हैं, 400 किलोमीटर यानी कि बी पे। मिले कब थे वो, बी पे, है ना। तो जब वो बी पे ही मिले थे पिछली बार, तो दोबारा बी पे वो कैसे मिल सकते हैं, है ना। जब वो बी पे ऑलरेडी मिल चुके हैं एलिस और बॉब इस बी प्लेस पे, तो मिलने के बाद बोल रहा है कि हैवी ट्रैफिक मिला,
उसने ये नहीं बोला कि बी पे मिले, उसे नहीं पता, या वो जानता है कि हमें कंफ्यूज कैसे करें, तो उसने ये बोल दिया कि मिलने के बाद हैवी ट्रैफिक के कारण अगर उनकी स्पीड में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो वापस से वो कहाँ पहुंचने का बोल रहा है, सिटी बी। तो भैया हम तो जानते हैं ना कि पहले भी शुरू में वो बी पर ही मिले थे, तो उसके आगे की कहानी बनेगी ही नहीं। इस सिचुएशन में आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, 0 आवर्स। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 0 आवर्स आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगला पैसेज, Ella has a business meeting in city Y. She travels from city to city X on a direct high-speed train that varies its speed due to operational constraints for the next 80 kilometers. For first 80 kilometers, it travels 160 किलोमीटर पर आवर। क्या बेटा, तो यहीं से हमारे डायग्राम की शुरुआत भी हो जाना चाहिए। क्या बोल रहा है भाई, सिटी मीटिंग इन सिटी वाई travels from city X on a direct high-speed train that varies its speed due to operation constraints. For the first 80 kilometers, it travels at 160 kilometers. For the next 80 kilometers, due to rail work, it slows down to 80 kilometers per hour. And for the final 80 kilometers, इसका मतलब बेटा उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर। वो 3 बार 80-80 का दिया है डेटा, है ना। चलिए देख लेते हैं। 80 किलोमीटर, पहले 80 किलोमीटर के लिए स्पीड कितनी है, 160 किलोमीटर पर आवर। फिर फॉर द नेक्स्ट 80 किलोमीटर, नेक्स्ट 80 किलोमीटर स्पीड कितनी हो गई बेटा, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। एंड द फाइनल 80 किलोमीटर स्पीड अप्स टू 120 किलोमीटर पर आवर। फाइनल 80 किलोमीटर के लिए 120 किलोमीटर पर आवर तरह से हो जाएगा। यहाँ आफ्टर द मीटिंग एला नीड्स टू क्रॉस अ रिवर टू रीच एन आइलैंड फेस्टिवल। ठीक है भाई, आइलैंड थोड़ी सी दूरी पर होगा कहीं। अब ये रिवर है बेटा, है ना, ये आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है और वहां पे फेस्टिवल हो रहा है। द बोट शी यूजेस हैज ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब ये बोट्स एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। अब मैं बोट्स एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं आपको। बोट्स एंड स्ट्रीम के लिए अगर कोई रिवर पानी में तैर रही है, एक सेकेंड फिर इरेज करना पड़ेगा बाद में, अभी ले। तो बोट्स एंड स्ट्रीम के लिए ये कोई नाव है, पानी में तैर रही है, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग स्पीड सब्स्टिट्यूट की जाती है बेटा। फॉर द बोट और स्विमर, बोट या स्विमर x किलोमीटर पर आवर लेते हैं, एंड वाटर या करंट की स्पीड क्या लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। ओके, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब y किलोमीटर पर आवर, तो बेटा दो केस बनते हैं। अगर बोट की इस डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, धारा की डायरेक्शन सेम हो, तो इसको बोलते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम।
डाउन स्ट्रीम, ठीक है, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और इस केस में बेटा स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। और वहीं अगर बोट स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में, नदी की धारा के विरुद्ध जा रही है, तो इसको बोलते हैं बेटा अप स्ट्रीम। ओके, तो स्पीड क्या हो जाती है बेटा, x माइनस वाई। और रिमेंबर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। ऐसा क्यों, x ग्रेटर देन y का मतलब क्या हुआ कि भाई बोट या स्विमर की स्पीड धारा से, करंट से हमेशा ज्यादा रहेगी। और ऐसा इसलिए बेटा कि अगर स्पीड कम हुई ना तो धारा के साथ बह जाएगी, है ना। तो क्रॉस करने की बात तो तभी होगी ना जब उससे स्पीड उसकी ज्यादा, है ना। तो आज हम एक काम करेंगे, ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसके क्वेश्चंस आपको शो कर दूंगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आएंगे कल, फिर हम जब लेक्चर रहेगा तो मैं पहले इसके सॉल्यूशंस करवाऊंगा, देन वी विल गो टू द फर्दर पैसेजेस, है ना। तो आज मैं आपको सिर्फ इसका केस पूरा समझा दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है आप लोगों को घर पे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, द बोट यूजेस स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब बेटा 15 किलोमीटर स्टिल वाटर का मतलब ये है सिर्फ एक्स। स्टिल वाटर वर्ड का यूज इसलिए करते हैं ताकि आप डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम ना समझ लें, सिर्फ एक्स, एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स माइनस वाई नहीं। तो एक्स दिया है, सपोज मान लिया आपने कि ये जा रहा है तो अप स्ट्रीम है, यानी धारा की डायरेक्शन कौन सी है बेटा, इधर। अब अप स्ट्रीम गया तो वहां पे टोटल नेट स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इन अप स्ट्रीम, भाई इसकी स्पीड है 15, अब कुछ ना कुछ माइनस होना चाहिए इसमें से, तो करंट की स्पीड देना चाहिए उसको। इन स्टिल वाटर दिया है, बट द रिवर्स करंट अफेक्ट दिस स्पीड, यानी रिवर्स करंट मतलब समझ रहे हो ना आप कि धारा की जो गति है वो इसको अफेक्ट करेगी। तो वो कितनी अभी मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने जगह छोड़ दी। और ये नेट स्पीड कितनी है उसकी, इस तरह से। अच्छा फिर क्या हुआ कि जब वो वापस आती है, ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम कैपेबल ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर बट मस्ट ट्रेवल ऑन अ स्लोअर ट्रेन दैट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा जाते वक्त तो उसने ट्रेन का ये लिया था, लेकिन वापस आते वक्त उसने कांस्टेंट स्पीड वाली 60 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन चुनी, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में जब वो वापस आता है तो उसकी एक्स की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। याद रखना यहाँ पे भी y नहीं दिया है, y छुपा हुआ है नीचे के क्वेश्चंस में। मैं आपको एक बार ये डायग्राम बना के दे दिया हूं और हम दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, है ना। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसने दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ, करंट की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो मैं अभी आपको नोट करके दे रहा हूँ कि y की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, जो आपको यहां भी यूज करना है और यहां भी यूज करना है ना। अप स्ट्रीम में माइनस होती है और डाउन स्ट्रीम में प्लस होती है। तो मैंने आपको सारा डेटा दे दिया है। और इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन में ये डिस्टेंस भी दी हुई है, रिवर की डिस्टेंस, लेंथ, ये कितनी दी हुई है बेटा, 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डेटा। अब बाकी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप एक बार क्वेश्चन देख लेना और कल करके आइएगा इसको, तब हम इसके सॉल्यूशन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही से किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आप ये पूरे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको ट्राई करके आना है और फिर कल हम इस पे वर्क करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे हेल्दी।